ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग यूनिट सेल के टाइप्स के विषय में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन किए थे। अब यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। सो लेट्स स्टडी अबाउट दीज थिंग्स एंड इन दिस लेक्चर वी विल हैव some scientific terms based upon the शेप एंड साइज ऑफ द यूनिट सेल। तो वो हमें याद रखने होंगे, तभी हम आगे सॉलिड स्टेट को ठीक से कवर कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान है बच्चों, इट्स वेरी इजी एंड यू विल हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। देखें तो बच्चों, ये जो यूनिट सेल को क्लासिफाई करने का सिस्टम है, ये दो इसके बेसिस हैं। सो देयर आर टू बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस यूनिट सेल। फर्स्ट बेसिस इज द पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स, है ना। जो पहला बेसिस है जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। सो दैट बेसिस इज द पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट एंड द सेकेंड बेसिस इज द शेप ऑफ द यूनिट सेल, है ना। देखो दोनों का मतलब अलग अलग है बच्चों। जैसे से आई एम ड्रॉइंग पहले इन दोनों बेसिस का फर्क समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आपको एक क्यूबिक यूनिट सेल बना के दिखाता हूं, तो आपको दोनों चीजों का मतलब समझ आ जाएगा। सो आई एम ड्रॉइंग अ क्यूबिक यूनिट सेल फॉर यू इन विच ऑल द इंटरफेशियल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल द एजेस आर ऑफ सिमिलर लेंथ्स। सो दिस इज अ क्यूब Okay, so this is a cube and let me draw another cube also। तो बात तो एकदम पक्की समझ में आ जाएगी। और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और साथ साथ अगर ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वेरी नाइस, साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं आप क्यूब। क्योंकि क्या है, केवल देखने से चीज़ें साथ में नहीं रहती, लिखना ज़रूरी रहता है प्यारे बच्चों। तो अगर आप सही से पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो एक एक बात को नोट करें एंड प्लीज डू नॉट रिलाई अपॉन द पीडीएफ नोट्स और आउटसोर्स नोट्स, इट्स नॉट हेल्पफुल एक्चुअली। देखो तो हमने कहा कि भाई ये हमारा एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में हमने क्या किया कि से इसके 8 कॉर्नर्स हैं, तो एट ऑल द 8 कॉर्नर्स वी आर प्लॉटिंग one lattice point. So that's done. So if you are asked that what is the shape of this unit cell, so you will say the shape is the cube. Very nice. If you are asked what are the positions of the lattice points in this unit cell, तो आप कहेंगे सर the position of lattice points are the corners of this unit cell। मतलब हमारे यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर एक एक लैटिस पॉइंट है। बहुत अच्छा। So this is one unit cell. Now, if we are taking the same shape, this unit cell is also having the same shape, even the same size, but let us do something else. हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम अपने जो लैटिस पॉइंट्स हैं उन लैटिस पॉइंट्स को कॉर्नर पर तो अरेंज करते ही है, ठीक है। और हमारा मन है, हमने क्या किया कि एक लैटिस पॉइंट इस यूनिट सेल के एकदम बीचों बीच में अरेंज कर दिया। सो नाउ क्या ये दोनों यूनिट सेल एक जैसी हैं? तो जवाब होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एकदम अलग हो गया मामला। क्यों अलग हो गया? इसलिए अलग हो गया क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिट सेल है दिस हैज 8 लैटिस पॉइंट्स, और यहाँ जो यूनिट सेल है दिस यूनिट सेल हैज 9 लैटिस पॉइंट्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब तो ये जो यूनिट सेल और ये जो यूनिट सेल, दीज टू यूनिट सेल आर डिफरेंट ड्यू टू द फर्स्ट बेसिस, पोजीशन ऑफ द लैटिस पॉइंट्स। अब यूनिट सेल में दूसरा डिफरेंस थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस रहता है, जो कि शेप ऑफ द यूनिट सेल है। अब मान लीजिए हम इसमें कोई एक एंगल 90 की जगह से कुछ और कर देते, है ना, या साइड सारी सेम है, सारी साइड्स अलग अलग कर देते, और इसमें सारे साइड्स एक जैसे रखते, तब क्या होता है बच्चों, से दिस इज सम वन यूनिट सेल इज अ क्यूब एंड अनदर इज अ क्यूबॉइड, तो शेप का डिफरेंस हो जाता। तो ये एकदम ठीक से समझ में आना चाहिए कि हम लोग यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन 2 बेसिक पैरामीटर्स। फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ द लैटिस पॉइंट एंड सेकेंड इज द शेप ऑफ द यूनिट सेल, है ना। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं कि यहाँ पर दीज
इसको नाम दे देते हैं हमसे यूनिट सेल ए एंड दिस इज यूनिट सेल बी। और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर डिफरेंट ड्यू टू पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक है, ए एंड बी आर डिफरेंट ड्यू टू पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट। एंड दूसरा चूंकि मैं नहीं बनाया, आप कोई भी और ऐसा आड़ा तिरछा यूनिट सेल बना दें जो इतना सुंदर ना लगे मतलब यू कैन चेंज द डायरेक्शन, चेंज द एंगल्स और चेंज द साइज, तब बच्चों वो शेप के चलते अलग हो जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो जो लैटिस पॉइंट के पोजीशन होते हैं यूनिट सेल में, उन पोजीशंस के बेसिस पर वी कैन classify a unit cell into two types or two categories. The first category is simple or primitive unit cell, है ना। simple का ही synonym होता है primitive। primitive हो गया जो बहुत साधारण हो, बहुत सरल हो, तो simple और primitive unit cells। तो जो सबसे साधारण या सिंपल कैटेगरी के यूनिट सेल्स होते हैं, उनमें दरअसल क्या होता है बच्चों के जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, है ना। मतलब when constituent particles are present only at corner positions of a unit cells, है ना। constituent particles ही lattice points होते हैं, हम लोग यूनिट सेल के इंट्रोडक्शन में समझे ही थे। so these are the first and the basic category of unit cell कि उनमें lattice points या constituent particles केवल और केवल corners पर present हो। now if we move to the second category, so second category centered unit cell। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल की जो बॉडी है उसके सेंटर में हो जाए, या यूनिट सेल की जो फेस है या जो यूनिट सेल्स की दीवारें हैं तो उन दीवार के सेंटर पर आ जाए, या उनके यूनिट सेल का जो होल बॉडी है उसके सेंटर पर आ जाए। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने बॉडी सेंटर पर एक पॉइंट बना दिया था। सो व्हेन वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर और फेस सेंटर इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स। अब एक बात और, जो सेंटर्ड यूनिट सेल हो चाहे प्रिमिटिव यूनिट सेल हो, कॉर्नर पर तो होना जरूरी ही है ना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, हम कहें भाई कि हमारा ये यूनिट सेल है, से दिस इज द यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल में से दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल, और इस क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा ओके तो देखो मैं जरा ये एक चीज और स्पष्ट कर दूं। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब ये नहीं होता है कि केवल सेंटर पर ही है, कॉर्नर पे तो रहना एकदम जरूरी है। मान लीजिए बच्चों कि हम इस कॉर्नर पे किसी एटम को या किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ना रखें, ये खाली छोड़ दें। अच्छा ओके, तो क्या इस यूनिट सेल में ये कॉर्नर उस यूनिट सेल का हिस्सा माना जाएगा? यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल तो लैटिस पॉइंट के जुड़ने से बनता है। इफ वी ज्वाइन लैटिस पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन देन वी गेट अ यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट पहले है, उसी से तो यूनिट सेल बना है। तो अब अपने यूनिट सेल में ये हिस्सा ही खत्म हो जाएगा, फिर यूनिट सेल ये क्यूब रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो कोई लैटिस पॉइंट ही नहीं है। तब यूनिट सेल फिर क्या होगा बच्चों? तो हमें फिर इसको जोड़ देना होगा, इसको जोड़ देना होगा, हाँ, और इसको भी जोड़ सकते हैं। मतलब ये वाला मामला तो दी एंड हो गया। ये तो फिर यूनिट सेल बचा ही नहीं, यूनिट सेल का हिस्सा ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो काहे का यूनिट सेल? तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल होता है लैटिस पॉइंट को जोड़ने से जो ज्योमेट्री आती है बाय द स्ट्रेट लाइंस। तो किसी भी यूनिट सेल में जो कॉर्नर है, मतलब वहां एक लैटिस पॉइंट है, तभी तो वो कॉर्नर है, तभी तो यूनिट सेल का हिस्सा है। तो चाहे प्रिमिटिव में तो केवल कॉर्नर पर ही लैटिस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती हैं उनमें भी कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट होना ही है।
But in addition to those lattice points at the corner, we have some lattice points or some constituent particles either at the center of the body or center of the face. तो ये हो गया आपका लैटिस पॉइंट की पोजीशंस या लोकेशन के बेसिस पर यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैं, पहले तो दो तरह के यूनिट सेल हो गए, फर्स्ट वाज द प्रिमिटिव एंड सेकंड वाज द सेंटर्ड। नाउ वी कैन क्लासिफाई द सेंटर्ड यूनिट सेल्स ऑल्सो। सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होते हैं? तीन तरह के होते हैं बच्चों। ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। So the first type is body centered unit cells, second type is face centered unit cells, and the third type is end centered unit cell. What is body centered? जो body centered unit cells होते हैं उसका मतलब है कि जो आपके constituent particles हैं कॉर्नर पे तो रहना ही है ना। कोई भी सेंटर्ड यूनिट सेल हो कॉर्नर पे तो सब में ही रहना है। अब अगर बॉडी सेंटर्ड है तो कॉर्नर के अलावा सेल की जो बॉडी है उसके एकदम बीचों बीच में सेंटर में आ जाएगा, है ना। तो वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में बी एटम और आयन और मॉलिक्यूल एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स द वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर। इसके कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पे तो रहता ही है तभी तो यूनिट सेल बना, है ना, नहीं तो फिर वो कॉर्नर ही हट जाएगा। आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा यूनिट सेल हो सकता है जिसका एक कॉर्नर खाली हो जाए जिस पर कोई पार्टिकल ही ना हो? तो फिर वो कॉर्नर उस यूनिट सेल का हिस्सा ही नहीं है ना। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर पार्टिकल्स के अलावा सेंटर पर एकदम बॉडी के एकदम बीचों बीच में एक पार्टिकल रहता है। ठीक। नाउ कम टू द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। व्हाट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स? फेस सेंटर्ड में क्या होता है? अगेन कॉर्नर पे तो है ही, उसके अलावा क्या होगा? वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट at the center of each face besides the one that are at its corner। जैसे अभी हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात किए, क्यूबिक का एग्जांपल देखे तो उसमें 6 फेस थे बच्चों। सो ऑल द 6 फेसेस, सबके सेंटर पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो 8 कॉर्नर्स पर 8 थे और सेंटर्स पे कितने हो गए? सेंटर्स पर एक एक हो गया तो 6 हो गए। तो 8 6 14 जगह 14 places पर you will have the constituent particle or lattice points। अब face centered के बाद एक और कैटेगरी है which is end centered। तो what is end centered? end centered में क्या होता है कि end center में क्या होता है कि one constituent particle is present at each center of any two opposite faces। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे 2 फेसेस हैं आमने सामने के, गौर से देखें बच्चों, तो इन दोनों के सेंटर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, अपार्ट फ्रॉम दोज विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो एंड सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। लेकिन अब फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में क्या फर्क है? यहां पर क्या है? हर फेस के सेंटर पर रहेगा। यहां पर क्या होगा कि कॉर्नर पर जैसे 8 थे तो 8 + 2 यानी 2 लोकेशंस और हो जाएंगी। कोई भी 2 ऑपोजिट फेस ले लीजिए, उन 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। गलत बोल गया? ओके, सो आवर फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ओवर, जिसमें हमने सिंपल या प्रिमिटिव और जो दूसरा था वो सेंटर्ड यूनिट सेल्स देखे, और सेंटर्ड में भी फिर 3 देख लिए, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्लासिफिकेशन और सेकेंड पैरामीटर ऑफ द क्लासिफिकेशन विच इज शेप। तो शेप के बेसिस पर हम लोग कितने तरीके से यूनिट सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो बच्चों क्या होता है कि हम लोग यूनिट सेल के 7 शेप्स देखते हैं। मतलब जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके यूनिट सेल, बस उनका यूनिट सेल का जो शेप होता है वो 7 ही तरह का हो सकता है। तो वो 7 तरीके के यूनिट सेल्स देखो क्या होते हैं। देखें, ये 7 जो यूनिट सेल्स के शेप होते हैं, ऑल दीज 7 आर द 3 डायमेंशनल फिगर्स। और इन्हीं 7
यूनिट सेल से बनते हैं आपके क्रिस्टल सिस्टम्स, और इन 7 यूनिट सेल से कितने क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं? 14। तो अब 7 यूनिट सेल से 14 क्रिस्टल सिस्टम कैसे बनते हैं? तो देखिए, सेल जो है क्यूबिक है, शेप हो गया क्यूबिक। लेकिन क्यूबिक में क्या हो सकता है? क्यूबिक में क्या हो सकता है? क्यूबिक में एक सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है। फिर क्यूबिक में बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है। तो एक ही शेप में लैटिस पॉइंट्स की पोजीशन के बेसिस पर एक से ज्यादा यूनिट सेल बन सकते हैं। तो इफ वी take all the combinations of the shape as well as the position of the lattice points, so we get total 14 Bravais lattice। Bravais lattice क्या हो जाता है? हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कर चुके थे जब हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का इंट्रोडक्शन किया था, कि कुल मिलाकर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्रेवाइस, तो उन्होंने बताया कि टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स ही पॉसिबल हैं। तो आगे करते हैं, जरा थोड़ा समझ लेते हैं, शेप को समझ लेते हैं। तो शेप को और पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स को इफ वी कंबाइन देन वी गेट 14 डिफरेंट सेटअप्स। सो लेट अस सी दीज 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। इन्हें 7 यूनिट सेल्स भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि यूनिट सेल से ही क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। तो वी ऑल्सो कॉल देम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, और यू कॉल देम 7 यूनिट सेल्स। But these 7 systems are only because of the difference in the shape. But there are total 14 crystal systems. तो 14 कैसे आता है? शेप और लैटिस पॉइंट, इन सब से मिलाकर जो सेटअप्स बनते हैं, these are 14। तो पहले ये 7 समझ लेते हैं जो शेप के बेसिस पर अलग किया गया। So the first type of unit cell is cubic. Cubic means all 3 sides are same, all 3 edges are same, है ना। हम लोग साइड की जगह edges वर्ड का यूज करते हैं जब हम लोग 3D फिगर पढ़ते हैं। सो all 3 edges are same, A equal to B equal to C, and all 3 interfacial angles are 90 degree, alpha, beta and gamma, है ना। alpha, beta, alpha this is alpha, this is beta and this is gamma, all 3 interfacial angles are 90 degree। ओके, अब ये हो गया क्यूबिक। क्यूबिक के बाद दूसरा जो कैटेगरी आता है वो होता है टेट्रागोनल। सो व्हाट इज टेट्रागोनल? टेट्रागोनल इज अ यूनिट सेल जिसमें क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली क्यूबॉइड है। देखो, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, ये तीनों ही क्यूबॉइड हैं। अब क्यूब भी एक क्यूबॉइड हो सकता है। तो ये जो क्यूब है, या ऐसे कहना चाहिए, इसको क्यूब रखते हैं, इन दोनों को क्यूबॉइड लिखते हैं ना। क्यूबॉइड में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। देखिए क्या होता है कि एक तो क्यूबिक हो गया, तो सारे एज सेम लेंथ के हो गए और सारे इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री हो गए। देन द सेकेंड एंड थर्ड यूनिट सेल्स या सेकेंड एंड थर्ड शेप्स आर क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड्स में क्या होता है बच्चों कि एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री। तो एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री इन सेकेंड एंड एज वेल एज द थर्ड। जो सेकेंड शेप है विच इज कॉल्ड एज टेट्रागोनल, सो इन दिस टेट्रागोनल शेप 2 एजेस आर सेम, है ना। ये B और ये C, दिस C एंड दिस B आर ऑफ सेम लेंथ, बट दिस A इज डिफरेंट। While in this orthorhombic, these A, B and C, all 3 edges are of different length. So these two are cuboids, all 3 angles are 90 degree। एक को बोलते हैं टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल क्या हो गया? 2 edge lengths are same, third is different। ऑर्थोरोम्बिक क्या हो गया? all 3 edge lengths are different। टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक एंड क्यूबिक, all 3 edge lengths are same। ओके, तो ये तो हो गए आपके 3, ठीक। अब इन 3 के बाद हम लोग बात करते हैं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल सिस्टम क्या होता है? अब एक और बड़ी अटपटी सी बात है बच्चों, ये जो आपका, अगर इसको छोड़ दें, हेक्सागोनल को छोड़ दें, तो जैसे जब क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो जो क्रिस्टल लैटिस बनता है उसको भी हम क्यूबिक ही कहते हैं। अच्छा, फिर टेट्रागोनल जब यूनिट सेल होगा तो क्रिस्टल लैटिस भी टेट्रागोनल ही होता है।
मतलब जैसा यूनिट सेल वैसा ही क्रिस्टल का लैटिस। केवल एक ही एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो है हेक्सागोनल। In this hexagonal crystal system, this is a hexagonal crystal system. And in this hexagonal crystal system, the unit cell is not hexagonal. यूनिट सेल जो होता है बच्चों, वो यूनिट सेल हेक्सागोनल नहीं होता है। यूनिट सेल के एक फेस में हमेशा 4 एज ही होने हैं, इस बात को ठीक से ध्यान में रखें। यूनिट सेल का जो एक फेस होगा, दैट फेस ऑलवेज कंटेन्स ओनली 4 एजेस। कभी भी उसमें 5-6 इस तरह से कुछ नहीं होना है। तो सवाल है कि फिर ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बनेगा कैसे सर? देखो आराम से बनेगा। इस हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल है दैट इज द पिंक यूनिट सेल। एंटायर सिस्टम इज ब्लू एंड द यूनिट सेल इज द पिंक। तो एक पिंक ब्लॉक रखा हुआ है वर्टिकल। इस हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का जो टॉप है, उस टॉप में जो कॉर्नर के 3 पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर के 3 पॉइंट्स इस यूनिट सेल का हिस्सा है। तो दिस इज 1 यूनिट सेल, जो कि मैंने किया है आपको रेड पॉइंट से दिखा दिया। ठीक, नाउ अनदर यूनिट सेल वुड बी दिस, जो कि ये यूनिट सेल आ जाएगी, है ना। यहां पर इंसर्ट कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। इसको हटा देता हूं मैं। अरे मतलब क्या होगा बच्चों, ये एक दूसरा यूनिट सेल हो गया। और बच्चों एक और बन सकता है, देखो एक ये हो जाए, एक ये हो जाए और एक ये हो जाए। दिस इज द 3rd यूनिट सेल। सो इन दिस हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम 3 unit cells are involved and all 3 unit cells, उनका जो शेप और साइज है उसकी जरा बात कर लेते हैं। तो उसमें ये जो एंगल है, मतलब इन दो जो आपको सामने फेस दिख रहे हैं, इन दो फेसेस के बीच का एंगल है गामा। इन दो फेसेस के बीच का एंगल है गामा। इसे हटा देता हूं ना ताकि आपको गामा थोड़ा क्लियरली नजर आता रहे। सो दिस इज गामा एंड दिस गामा इज 120 डिग्री। दिस गामा इज 120 डिग्री। अच्छा, फिर अब ये जो वर्टिकल फेस है और ये जो हॉरिजॉन्टल फेस है, उसके बीच का एंगल है, जो नीचे लेटा हुआ है उसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। और ये वाला एंगल भी क्या है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। सो 3 इंटरफेशियल एंगल्स में 2 इंटरफेशियल एंगल्स आर एट 90 डिग्री एंड 1 इंटरफेशियल एंगल इज एट 120 डिग्री, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, जो एज लेंथ है, तो 2 एज लेंथ सेम होते हैं, A इक्वल टू B है, बट C इज डिफरेंट। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 एज लेंथ सेम है, एक अलग होता है, और उसके साथ साथ 2 एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 120 डिग्री है। सो दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इफ यू कंबाइन 3 यूनिट सेल्स, तो यू गेट अ हेक्सागोनल क्रिस्टल सेल। तो अगर हम अब 5th यूनिट सेल की बात करें, तो इन दिस 5th यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल शब्द आया है रोम्बस से। तो रोम्बस में क्या हो जाता है बच्चों के ऑल 4 साइड्स आर सेम। तो रोम्बोहेड्रल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें सभी एज लेंथ सेम रहते हैं, A इज इक्वल टू B इक्वल टू C, और इसमें इंटरफेशियल एंगल्स भी सारे कैसे रह जाते हैं, सारे सेम रह जाते हैं, अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। अब बात आती है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये दोनों एक जैसे नाम राशि इनकी मिलती जुलती है, दोनों में क्लिनिक वर्ड का यूज है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। सो व्हाट इज मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक? मोनोक्लिनिक में आप ऐसे समझिए, पहले तो जहां भी क्लिनिक वर्ड आ जाए तो मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये 2 अपने यूनिट सेल्स हो जाते हैं। तो इन दोनों यूनिट सेल में ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। हेयर ABC साइड लेंथ्स कह लें या एज लेंथ्स कह लें। सो ऑल 3 एज लेंथ्स आर डिफरेंट इन मोनोक्लिनिक एज वेल एज ट्राइक्लिनिक। अच्छा, पहली चीज। दूसरी बात क्या याद रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों, मोनो का मतलब होता है 1, ट्राई का मतलब होता है 3। तो क्लिनिक को आप ऐसे समझें, द क्लिनिक स्टैंड्स फॉर डिफरेंट।
एंड मोनो मीन्स वन, है ना। तो एक एंगल डिफरेंट रहता है इसमें, दो एंगल सेम रहते हैं 90 डिग्री, और एक जो बीटा है दिस इज नॉट 90 डिग्री। एंड द ट्राइक्लिनिक all three angles are different, alpha, beta, gamma, all three angles are different। तो मोनोक्लिनिक वर्ड आए या ट्राइक्लिनिक आए, all three edge lengths are different। मोनो मतलब एक एंगल का डिफरेंस, ट्राई मतलब तीनों एंगल का डिफरेंस। तो ये कुल मिलाकर अपने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। ध्यान में ये रखना है कि दीज आर द 7 crystal systems made up of 7 unit cells। लेकिन इसमें से 6 यूनिट सेल्स ऐसे होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। जैसा यूनिट सेल होगा वैसा ही क्रिस्टल सिस्टम बनता है। केवल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका यूनिट सेल अलग शेप का होता है और क्रिस्टल सिस्टम अलग शेप का होता है, तो दैट क्रिस्टल सिस्टम इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट कुछ बातें जिन्हें हमें लिख लेना चाहिए बच्चों। तो पहली बात तो हम लोग पहले भी क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ चुके थे, दैट अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवाइस, BRAVAIS, ब्रेवाइस showed that using all combination of lattice point positions and shape of unit cells, 7 तरह के तो शेप हो गए बच्चों, लेकिन उनमें अब लैटिस पॉइंट्स को अरेंज करोगे तो डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स विल इंक्रीज। तो केवल 14 पॉसिबल यूनिट सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, मतलब शेप और लैटिस पॉइंट की पोजीशन दोनों पैरामीटर्स को समाहित कर लिया जाए तो कुल 14 सिस्टम मिलते हैं। 14 यूनिट सेल्स आर ऑब्जर्व्ड एंड यूजिंग दीज 14 यूनिट सेल्स 14 3 डायमेंशनल लैटिसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड। कुछ नहीं होता है, हमें किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में 14 टाइप के ही क्रिस्टल लैटिस मिलते हैं। और वो 14 नंबर कैसे जनरेट होती है, दीज आर द 7 शेप्स, और इन 7 शेप्स में आप क्रिस्टल पॉइंट्स को अलग अलग तरह से लोकेट करिए, सो यू गेट द ओवरऑल 14 स्ट्रक्चर। वो कैसे 14 आते हैं, लेट अस स्टडी। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट hexagonal crystal system, all crystal lattice have the same shape as that of the unit cell। जैसा यूनिट सेल वैसा ही क्रिस्टल सिस्टम। लेकिन जो हेक्सागोनल से क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें क्रिस्टल सिस्टम तो इज हेक्सागोनल, whereas unit cell is not hexagonal, so this is the exception कि यूनिट सेल हेक्सागोनल नहीं रहे लेकिन क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल है। एक ये भी बात आप याद रख सकते हैं कि कोई भी यूनिट सेल हो, कैसा भी यूनिट सेल हो, कैसा भी क्रिस्टल लैटिस हो, उस यूनिट सेल में हमेशा किसी भी फेस की केवल 4 ही डायमेंशन होंगी, चाहे वो क्यूबिक कह लें, टेट्रागोनल कह लें, मोनोक्लिनिक कह लें, ट्राइक्लिनिक कह लें, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम ले लें, रोम्बोहेड्रल ले लें, कैसा भी ले लें। इन ईच यूनिट सेल देयर आर ओनली 4 डायमेंशंस इन अ फेस, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप चाहें तो इस बात को भी नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा हमें याद रखना होगा कि 4 डायमेंशंस ऑफ अ फेस इन ऑल यूनिट सेल्स, चाहे जैसा यूनिट सेल हो, इन ऑल यूनिट सेल्स केवल 4 ही डायमेंशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस या ब्रेवाइस लैटिस आते हैं ये कैसे जनरेट होते हैं, मतलब जो 7 शेप्स हैं यूनिट सेल के उनसे ये 14 स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होते हैं, लेट अस सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट सेल, दैट इज द क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, क्यूबिक शेप जो होता है, उसमें अगर हम लैटिस पॉइंट्स को अरेंज करना चाहें तो वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स। हाउ? द फर्स्ट अरेंजमेंट, you will get a primitive cubic cell. Primitive cubic cell means
all lattice points are at the corners only. Okay. Then the second arrangement is the body centered unit cell. अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, गौर से समझो. देखो, चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो डॉटेड लाइंस हैं वो हम देख नहीं पा रहे हैं बच्चों, जो सॉलिड लाइंस हैं वो हम देख पा रहे हैं. नहीं तो ये सब फिगर्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि पल्ले ही नहीं पड़ता है कि चल क्या रहा है. तो आप अपनी नज़र इस तरह से दिमाग में रखें कि जो हमें डॉटेड है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, और जो सॉलिड लाइंस है वो हम देख पा रहे हैं. तो हर क्यूब में क्या है कि ये वाला फेस और ऊपर वाला फेस हमें दिख रहा है. फ्रंट, साइड एंड टॉप. दिस साइड इज नॉट विजिबल, दिस बॉटम इज नॉट विजिबल, दिस बैक इज नॉट विजिबल. फ्रंट, साइड एंड टॉप. चलो देखो अब क्या हो रहा है, जरा गंभीरता से देखें. मैं कॉर्नर के लिए रेड पेन का यूज कर रहा हूं तो आपको थोड़ा स्पष्ट नजर आएगा. आप क्योंकि इसमें सब एक जैसे बना दिए तो, या चलो सेंटर के लिए रेड का यूज कर लेते हैं, मेहनत कम करनी पड़ेगी. ओके, नाउ प्लीज सी. ये ऊपर का टॉप है, इसके 4 कॉर्नर्स, और ये नीचे का बॉटम है, उसके 4 कॉर्नर्स. एंड दिस इज बॉडी सेंटर. तो बॉडी सेंटर क्या है बच्चों? बॉडी सेंटर है कि एक्सट्रीम ऑपोजिट पॉइंट्स को मिला दीजिए तो वो डायगोनल का काम करेगा, उसका मिड पॉइंट ही बॉडी सेंटर हो जाएगा, है ना. इन 2 पॉइंट्स को, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो दीज आर द एक्सट्रीम ऑपोजिट पॉइंट्स. इनको मिलाएंगे इनके मिड पॉइंट पर. ऐसे ही ये और ये इसके मिड पॉइंट पर, ऐसे ये और ये इसके मिड पॉइंट पर, ऐसे ये और ये इसके मिड पॉइंट पर, है ना. दिस इज द बॉडी सेंटर. प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड अनदर इज द फेस सेंटर्ड. अब देखो फेस सेंटर्ड कैसे. तो जो फेस वाले हैं उनको मैं रेड कर दे रहा हूं. जो फेस के सेंटर पर है उनको हम रेड कर देते हैं. ये हो गए रेड. ये आखिरी वाला रेड थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ हो गया. देखो गौर से समझो, कितने अच्छे हो गए रेड. हाँ, अच्छे हो गए. समझो भाई, ऑल द ब्लू लैटिस पॉइंट्स आर द कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स. ये टॉप के 4 कॉर्नर हो गए और ये बॉटम के 4 कॉर्नर हो गए. नाउ इन दिस बॉटम, दिस इज द center of the bottom. For this side, this is the center of the bottom. For this top, this is the center of the top. For this side, this is the center of the side. ठीक है. For this front, this is the center of the front. And for this back, इस बैक के लिए सेंटर ऑफ द बैक हो गया. तो कुल मिलाकर एक क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं, या किसी भी यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं कि नहीं. तो 6 फेसेस हो जाएंगे. अब 6 फेसेस के 6 सेंटर्स हो गए बच्चों. एंड ईच सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय अ लैटिस पॉइंट. सो दिस इज द फेस सेंटर्ड. नाउ अ क्वेश्चन में अराइज, सर क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड क्यों नहीं होता है? नहीं होता है. अब फिर उसके लिए फिर क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाना होगा. इन दिस लेक्चर वी आर कंसर्न कि व्हाट हैपन्स. सो व्हाट हैपन्स इज ओनली 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स और 3 पॉसिबल सेटअप्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल. फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड एंड थर्ड इज फेस सेंटर्ड. भी आएगा. अब आती है बच्चों बात दूसरे शेप की. तो क्यूबिक में पता ही है कि ऑल 3 एजेस आर सेम एंड ऑल 3 एंगल्स आर 90 डिग्री. नाउ कम टू द टेट्रागोनल. तो टेट्रागोनल बच्चों दूसरा था. तो आपको याद होगा कि टेट्रागोनल में क्या पढ़े थे? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, 2 साइड्स या 2 एजेस वर सेम एंड 1 एज इज डिफरेंट. तो जब टेट्रागोनल यूनिट सेल होता है तो उसमें हमें 2 तरह के सेटअप मिलते हैं. फर्स्ट इज प्रिमिटिव and the second is body centered.
एक मिलता है हमें प्रिमिटिव और दूसरा मिलता है बॉडी सेंटर्ड। अब यहां पर फेस सेंटर्ड भी नहीं है, एंड सेंटर्ड भी नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं तीसरे यूनिट सेल की, विच इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्या है? तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल वाला जो शेप हम लोग पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कि वो भी एक क्यूबॉइड ही होता है। ऑल थ्री इंटरफेशियल एंगल्स आर 90 डिग्री, बट टेट्रागोनल और ऑर्थोगोनल में फर्क क्या है? सॉरी, ऑर्थोरोम्बिक में फर्क क्या है कि ऑर्थोरोम्बिक में all three sides are different, but it's again a cuboid with all three interfacial angles 90 degree. अब ये जो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है, in this orthorhombic unit cell we have all four possibilities: primitive, only at corners, end centered. end centered क्या समझे थे बच्चों? end centered में समझे थे कि हमारे पास कॉर्नर पे तो रह नहीं है 8, साथ ही साथ कोई भी दो अपोजिट फेस ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो, उन दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पर भी। तो टोटल 8 + 2 लोकेशंस यानी 10 लोकेशंस आई थी। सो दिस इज एंड सेंटर्ड। नाउ देयर इज अ बॉडी सेंटर्ड ऑल्सो, 8 at corners, 1 at the center of the body, and face centered also, 8 at corners and 1 at each face center। तो 14 लोकेशन यहां हो गई, 9 लोकेशन ये हो गई, 10 लोकेशन ये हो गई, यहाँ पर 80 लोकेशन हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल्स से जो क्रिस्टल लैटिस बनते हैं, तो जितने पॉसिबिलिटीज हैं सब बन जाते हैं। प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड में ऑल थ्री सेंटर्ड्स, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ऑल थ्री। तो याद रखिएगा 3 क्यूबिक में 3 बने थे, फिर टेट्रागोनल में 2 बने, 3 2 5 और 5 4 9, यहां से 4 हो गए, तो टोटल 9 हो गए अभी तक। नाउ कम टू द फोर्थ शेप विच इज रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में अभी पीछे पढ़े थे कि ऑल थ्री साइड्स आर सेम, ऑल थ्री इंटरफेशियल एंगल्स आर सेम, बट दीज आर नॉट 90 डिग्री। ठीक, अच्छा। तो अब इसको आप, अब इसमें जब देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि देयर इज ओनली वन ब्रेवाइस लैटिस विच इज प्रिमिटिव। यहां पर केवल क्या मिलता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब केवल और केवल कहां पर लैटिस पॉइंट्स हैं? लैटिस पॉइंट्स केवल और केवल कॉर्नर्स पर है। तो वन ब्रेवाइस लैटिस, आगे लिख सकते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। सिमिलरली अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करें, तो हम लोग कहते तो हेक्सागोनल यूनिट सेल ही हैं बच्चों, लेकिन वो दरअसल उसका शेप हेक्सागोनल नहीं होता है, वो क्रिस्टल लैटिस हेक्सागोनल होता है। यूनिट सेल तो अगेन हर फेस में 4 ही एज आएंगे, है ना, या 4, हर फेस जो है वो 4 बाउंड्रीज से मिलके बना है। हर फेस एक क्वाड्रिलेटरल ही रहता है, हेक्सागोनल जैसी कोई बात नहीं है। बट हेक्सागोनल यूनिट सेल, या यूं कहें हेक्सागोनल सिस्टम का जो यूनिट सेल होता है, उससे हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस वाली जो यूनिट सेल थी उसमें क्या समझे थे? नीचे के 2 एज सेम रहते हैं एंड द थर्ड इज डिफरेंट, ए इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू टॉक ऑफ इंटरफेशियल एंगल, तो इंटरफेशियल एंगल को देखो जैसे इसको कोई लिख सकता है इंटरफेशियल एंगल, तो इसको 120 डिग्री लिख सकता है। तो अगर इसको कोई 120 डिग्री लिख रहा है तो इसको 60 डिग्री लिख सकता है। तो बच्चों ये जो इंटरफेशियल एंगल होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल का, तो किसी बुक में आप देखेंगे 120 डिग्री, किसी में लिख देंगे 60 डिग्री, एक ही बात है। ऐसे जैसे रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल में जो इंटरफेशियल एंगल होता है, तो जैसे कोई अगर इसको इंटरफेशियल एंगल लेके चले तो वो कहेगा सर दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और कोई अगर इसको इंटरफेशियल एंगल लेके चले तो कहेगा सर दिस इज लेस देन 90 डिग्री। तो सिमिलरली आप किसी को भी ले सकते हैं। इफ यू टेक दिस इंटरफेशियल एंगल, परफेक्टली ऑल राइट। इफ यू टेक दिस इंटरफेशियल एंगल, परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन आप एक ही एंगल रखेंगे, जैसे रोम्बोहेड्रल में ऑल थ्री आर सेम, तो आप तीनों 90 डिग्री से बड़े वाले लिखिए, चाहे 90 डिग्री से छोटे वाले लिखिए, तीनों लिखने। तो दिस इज फॉर द हेक्सागोनल यूनिट सेल, और यहां से भी हमें केवल प्रिमिटिव
यानी जो यूनिट सेल होती है वो प्रिमिटिव अरेंजमेंट ही देती है, और प्रिमिटिव अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि हमारा यूनिट सेल ऐसा है जिसके कॉर्नर्स पर ही एटम्स हैं या कॉर्नर्स पर ही लैटिस पॉइंट है। तो 9 हो गए थे बच्चों, 9 + 2 11, अभी 3 रह गए। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक की और ट्राइक्लिनिक। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा क्लिनिक आ जाए मतलब ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, वेदर इट इज मोनोक्लिनिक वेदर इट इज ट्राइक्लिनिक। मोनो का मतलब हो गया वन एंगल इज डिफरेंट, रेस्ट 2 आर सेम एट 90 डिग्री। ट्राई मीन्स ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट। ये इसलिए शायद ऐसा लिखा हो, हम नहीं कह रहे, लेकिन हमें याद ऐसे ही रखना है बच्चों। मोनो का मतलब हम याद रखेंगे, मोनो मतलब एक होता है तो एक एंगल अलग है, ट्राई मतलब 3 होता है तो 3 अलग है, और क्लिनिक मतलब साइड्स, तो तीनों साइड्स अलग है। ऐसे हम लोग अपना दिमाग में तिकड़म लगाकर याद रखते हैं। तो अभी जो मोनो क्लिनिक यूनिट सेल है, इसके बच्चों 2 सेटअप्स पॉसिबल है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव, ओनली 8 लोकेशंस एट द कॉर्नर, एंड द सेकेंड इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या हो गया? कॉर्नर पर तो 8 है ही, कोई भी 2 आमने सामने के लोकेशंस ले लीजिए, उनके सेंटर्स पर उनके आमने सामने के फेस ले लीजिए, उन फेसेस के सेंटर्स पर 2 लैटिस पॉइंट्स रहते हैं। तो वी हैव डन 11, दिस इज 12, दिस इज 13 एंड दिस इज लास्ट द 14। ट्राइक्लिनिक ओनली 1 ब्रेवाइस लैटिस एंड दिस ब्रेवाइस लैटिस इज अगेन प्रिमिटिव, और यू कैन से सिंपल। So out of 7 different shapes of the unit cells, if we arrange the lattice points, then altogether we can have 14 different crystal setups. तो ये तो बात हो गई। अब इसको हमें एक जगह समराइज करके टेबल के फॉर्म में लिख लेना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि एक बार टेबल पढ़ें सारी चीजें दिमाग में आ जाए। ये तो बात हुई, मैंने आपको काफी डिटेल में ये बता दिया कि किसका क्या शेप होता है और कौन सा शेप जो है वो कितने सेटअप्स दे सकता है। तो इन सारी चीजों को एक हम लोग टेबुलर फॉर्म में याद रखने के उद्देश्य लिख लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल, and in that table we will have first of all 1 2 3 4 5 columns and 1 2 3 4 5 6 7 8 rows, and the heading would be possible variations of primitive centered unit cells in 7 crystal systems, है ना। यूनिट सेल्स बच्चों लोकेशन के बेस पे 2 तरह के थे, प्रिमिटिव और सेंटर्ड, और शेप के बेसिस पे 7 तरह के थे। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। अब उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव और सेंटर्ड ये जो लोकेशंस के बेसिस हैं, सो हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स वी आर हैविंग, लेट अस सी। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा पहला कॉलम होगा, इन दिस कॉलम वी विल नोट, हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। दूसरे कॉलम में हर एक क्रिस्टल सिस्टम में जो जो पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं या सेटअप्स होते हैं उनको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 कॉलम्स में एज लेंस और इंटरफेशियल एंगल की डिटेल लिखेंगे, एंड द लास्ट इज द एग्जाम्पल, है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब ये रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हमने आपको यहां बताए हैं, अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छा, बिकॉज ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। So if you can remember, then it's very nice. Suppose एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए कैल्साइट जो है रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है। तो इफ यू रिमेंबर दिस यू कैन आंसर सर कैल्साइट इज रोम्बोहेड्रल। ग्रेफाइट कैसा है, अगर आपको याद रहेगा तो आप बता पाएंगे सर ग्रेफाइट हेक्सागोनल है। तो वट एवर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। और वैसे भी अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। देखें बच्चों, तो क्यूबिक की बात करते हैं। तो क्यूबिक में कितने वेरिएशन थे याद करो। पहला था ना क्यूबिक, तो 3 वेरिएशन थे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर्ड। अब क्यूबिक में एज लेंथ हम सभी जानते हैं ऑल 3 सेम, इंटरफेशियल हम सभी जानते हैं ऑल 3 सेम 90 डिग्री।
और इसके एग्जाम्पल्स हो गए NaCl, जिंक ब्लेंड एंड कॉपर। नाउ कम टू द सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम विच इज टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में पहले एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल समझ लेते हैं। टेट्रागोनल का मतलब क्या होगा? टू एजेस सेम। देखिए टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक बोथ आर क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड्स मीन्स ऑल थ्री एंगल्स आर 90 डिग्री। टेट्रागोनल में क्या हो जाता है? एक साइड अलग हो जाती है, और ऑर्थोरोम्बिक में सारी साइड्स अलग अलग रहती हैं। फिर अब टेट्रागोनल में याद करिए तो क्यूबिक में तो 3 बच्चों वेरिएशंस आए थे, टेट्रागोनल में 2 आते थे। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर के अलावा एक बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में 4 वेरिएशंस आते थे, प्रिमिटिव, और तीनों सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। टेट्रागोनल का एग्जांपल वाइट टिन, टिन का ऑक्साइड, टाइटेनियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का सल्फेट। ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर, KNO3 और बेरियम सल्फेट। नाउ कम टू द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम में आप चाहें तो एक स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये अलग है। क्यों अलग है? इस क्रिस्टल सिस्टम का जो यूनिट सेल है वो हेक्सागोनल नहीं है। कोई भी यूनिट सेल का हर फेस केवल 4 साइड से मिलकर बनता है, किसी में 5 या 6 या 3 नहीं होते हैं। तो अगर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में देखे थे नीचे के 2 साइड्स बच्चों, जो बॉटम में था वो क्या था? सेम था, इक्वल टू बी, और जो वर्टिकल था वो लंबा था थोड़ा, तो A इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू C। 2 एंगल्स आर 90 डिग्री, 2 एंगल्स आर 90 डिग्री, और एक जो एंगल था वो 120 डिग्री का है या 60 डिग्री का है, एक ही बात है ना, जैसा जिसका मन है। 2 angles are 90 degree interfacial, and the third is either you can say 120 or you can say 60. Both are same. Now the example graphite, zinc oxide, cadmium sulfide. Okay. तो हेक्सागोनल यूनिट सेल जो थी वो केवल प्रिमिटिव थी, तो यहां से एक ही आया क्रिस्टल सिस्टम। फिर आया रोम्बोहेड्रल का एक और नाम होता है बच्चों, ट्राइगोनल। ये नाम पीछे अभी तक चर्चा नहीं हुई है। ट्राइगोनल यू कैन से, और यू कैन से रोम्बोहेड्रल। सो व्हाट इज रोम्बोहेड्रल? रोम्बोहेड्रल में अगेन एक ही सिस्टम बनता है, प्रिमिटिव। तो रोम्बोहेड्रल में क्या सीखे थे? ऑल 3 एज लेंथ्स आर सेम, ऑल 3 इंटरफेशियल्स आर एंगल्स आर सेम, ऑल इंटरफेशियल्स एंगल्स आर सेम बट नॉट 90। आप तीनों को या तो 90 से कम वाला आंसर करेंगे या ज्यादा वाला भी कर सकते हैं। रोम्बोहेड्रल के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कैल्साइट या मर्क्यूरी सल्फाइड, सिन्नाबार्ज भी इसको बोलते हैं, कैल्साइट या HGS। अब आता है क्लिनिक फैमिली। तो क्लिनिक फैमिली का मतलब क्या हुआ? क्लिनिक फैमिली के 2 सदस्य। क्लिनिक फैमिली जो होती है वो चाहे मोनोक्लिनिक हो चाहे ट्राई क्लिनिक हो। क्लिनिक फैमिली में तीनों साइड्स अलग होती हैं। मोनो का मतलब एक एंगल का फर्क, ट्राई का मतलब तीनों एंगल डिफरेंट। क्लिनिक फैमिली में तीनों साइड्स अलग, मोनो मतलब एक एंगल डिफरेंट, ट्राई मतलब तीनों एंगल डिफरेंट। अब याद रखना है, मैं मोनोक्लिनिक पहले आया था तो देखो 2 बने थे ना उसमें, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव मीन्स ऑल 8 कॉर्नर्स, एंड सेंटर्ड कॉर्नर्स के अलावा 2 फेस के सेंटर्ड। और ट्राई क्लिनिक उसमें केवल एक ही बनता था, प्रिमिटिव। तो मोनोक्लिनिक का एग्जांपल मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम का सल्फेट। ट्राई क्लिनिक का एग्जांपल K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट, H3BO3। सो ऑल these are the all possible 14 methods, yeah, these are the all possible 14 crystal systems which are Bravais lattice। देखो 1 2 3 4 5 plus 4 9 10 11 12 13 and 14, total 14। So this is all about the possible 14 Bravais lattice, shape of the unit cell, and how we get these 14 lattices। तो हमें क्या जवाब देना है? हमें ये 14 मिलते हैं based upon the 7 crystal systems and arrangement of lattice points in these 7 crystal systems। तो किसी किसी में केवल एक ही अरेंजमेंट है, किसी किसी में 2 हैं, क्यूबिक में 3 है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 है। तो ये सब आपको बच्चों याद रखना है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो इफ यू
आर एबल टू रिमेंबर दिस टेबल, तो इस टेबल में सब कुछ है जो आज हमने पढ़ा है. सो दिस इज द समरी ऑफ टुडेज क्लास और टुडेज लेक्चर. थैंक यू बच्चों. डन.